स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इस साल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है। और जो लोग का पीटी नहीं हुआ है तैयार रहिए, पीटी होने वाला है, एकदम तय बात है। एक चुनाव से पहले, विधानसभा से चुनाव से पहले जरूर होगा, तो तैयार हो जाइए। जो मेंस की तैयारी अभी से कर रहा है ना वही कर पाएगा। 10 दिन में सीडीपीओ की भी परीक्षा है। कौन कौन भरे हैं सीडीपीओ? हाँ ठीक है, एकदम तैयारी करिए, है ना, देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग डीएनए का, ठीक है। ऐसा एक फोटो बना देता है लोग, है ना, लेकिन होता क्या है डीएनए, कहाँ होता है बताइए तो? हाँ, न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना। केंद्रक के अंदर मतलब कोशिका कितनी छोटी है बताइए तो? अगर अभी आप ऐसे नोचिएगा ना तो 5-6 हजार से कोशिका आ जाएगी आपके हाथ में। उस कोशिका के बीच में केंद्रक है, सोचिए, और उस केंद्रक के अंदर आपका डीएनए बैठा हुआ है। अब ये डीएनए स्ट्रक्चर कैसा, सोचिए, इंसान का दिमाग देखिए क्या कर दिया, अजूबा देखिए, इतना छोटा सा इतना सूक्ष्म चीज को भी खोज के देख लिया। और देखा तो देखा, उसका स्ट्रक्चर भी एनालिसिस कर दिया और बता भी दिया कि डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, डीएनए का फंक्शन कैसे है। तो सोचिए, इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, मॉलिक्यूल को पढ़ रहा है। तो डीएनए क्या है? एक मॉलिक्यूल है ना। तो अब सोचिए, इस स्ट्रक्चर को बताने के लिए कितना छोटा है बताइए तो? कैसे स्टार्ट हुआ इसकी कहानी, कुछ जानते हैं? डिस्कवरी कौन किया डीएनए का? वॉटसन एंड क्रिक। बस यही गलती कर दी आप। वॉटसन एंड क्रिक डिस्कवरी नहीं किया था, वो स्ट्रक्चर का डिस्कवरी किया था। वो बताया था वो लोग कि स्ट्रक्चर इसका आखिर कैसे है। इसकी शुरुआत हुई थी 1869 में। 1869 हम लोग क्या कर रहे थे? 1869 अब गुलामी तो कर ही रहे थे। कांग्रेस बना था कि नहीं बना था? कब बना कांग्रेस? वेरी गुड। एक कांग्रेस, एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी इंडिया में, तब भी डीएनए के बारे में कोई बता दिया। तो ये लैब का क्या काम होता है ना, जो भी लैब्स होती हैं एक ही टॉपिक ले लेती हैं और उसी पे काम करते रहती हैं। उनके फिर जो लैब के स्टूडेंट आए, फिर उनके स्टूडेंट आए, है ना, और फिर वो पेपर में छपता है, मतलब बड़े प्रकाशन में छपेगा, दुनिया उसको मानेगी, फिर बोला था अच्छा ये रिसर्च हुआ था, ठीक है। तो ये चलते हैं 1869 पे। तो 1869 में इसको डीएनए बोल के नहीं बोला था कोई भी पहले। एक स्विस फिजियोलॉजिस्ट केमिस्ट भी थे। देखे, पहले के लोग ना 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लेते थे। अभी बोलिएगा जैसे हम भी बोलते हैं 4-5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 4-5 डिग्रियां हैं मेरे पास, सब बोलते हैं ये खिचड़ी बना के रख दिए लाइफ को, है ना। लेकिन मेरे जैसा अब तक संतुष्ट आदमी हम नहीं देखे। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। और पहले ऐसे ही होता था। आप ही लोग देख लीजिए, बनना है जेपीएससी अधिकारी, पढ़ रहे हैं सारा सब्जेक्ट, दिमाग लगाइए, है ना, क्यों? तो उसी तरह पहले के भी लोग क्या करते थे ना, उनसे सीखिए, राजा महाराजा किसी से भी सीखिए, 4-5 सब्जेक्ट पढ़ता ही पढ़ता था। तो स्विस फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रीडरिक मिशर, ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे, इसको ना न्यूक्लिन बोले थे क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मतलब नाइट्रोजन आ गया इसमें, नाइट्रोजन कहीं उनको दिख गया। ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोप लगाए और देखे, और एन माइक्रोस्कोप तो था ही नहीं उस टाइम। सोचिए क्या दिमाग था, 200 साल पहले चल रहे थे ये व्यक्ति। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा ही गया 1950 में। सोचिए साइंटिस्ट लोग कितना मेहनत करता है, कितना दिमाग होता होगा कि जो चीज देख नहीं सकते उसका स्ट्रक्चर बता दिया, उसका फंक्शन बता दिया। कितना अलग माइंड होता होगा, है ना। तो ये कैसे बताए? देखिए, कुछ कुछ इन लोग के पास कुछ डिवाइस था जिससे सिर्फ ये बोलते ना, क्या बोलते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं इसको, कि बोला जा सकता है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी था कि ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम उनको सब लोग पागल ही बोला था। इनको अभी इनका नाम लिया जा रहा है, इनको पता भी नहीं है कि इनका नाम इतिहास में, इनको लोग गाली भी दे देते थे,
जैसे अभी हम लोग को देते हैं, है ना, फिर 100-200 साल बाद होगा, कुछ होगा। तो कहने का मतलब है इनको पता ही नहीं है कि इनका नाम है। ये लोग डिस्कवरी किए एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी नाम की एक टेक्निक होती है, ठीक है। एक्सरे को डालोगे कोई छोटे से भी सॉल्यूशन के ऊपर, उसके बाद उसका कुछ मॉलिक्यूल का शैडो पड़ता है। उस शैडो को पेपर में डिटेक्ट करके उस पेपर में से 4-5-6 धब्बा, कागज का धब्बा होगा, मतलब समझ रहे हो, और वो लोग उसको दिन 20 साल लेके बैठते थे और उसको ऐसे कैलकुलेट कर करके बताए कि स्ट्रक्चर ऐसा है। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोचा गया 200 साल बाद देखा गया, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिला, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिशर जो थे 1869, यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद चारगाफ नाम के एक साइंटिस्ट आए, अरविंद चारगाफ, ये भी प्रोफेसर थे, ये भी व्यक्ति प्रोफेसर ही थे, ठीक है। तो ये चारगाफ आए तो पहले उस स्ट्रक्चर को जैसा भी पुराने लोग बता के गए थे, इनके गुरु लोग, तो वो उसको बताए कि हाँ भाई चारगाफ रूल में है कि नाइट्रोजन, जो डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, हम बताएंगे क्या होता है, इसमें कौन किसके साथ संधि करेगा, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये रूल वो देके चले गए। लास्ट में 1950 के दशक में, 1953 टू बी एग्जैक्ट, एक बहुत बड़ी प्रकाशन है नेचर में, आप देखे होंगे कोविड के दौरान नेचर में छपा कि कोविड का इलाज है, स्प्रिंगर नेचर में छपा है, या फिर बोलता होगा लैंसलेट पब्लिकेशन, सबसे बढ़िया लैंसलेट, उसमें सपना होता है सबका छापने का, मेरा भी है, ठीक है। लैंसलेट में अगर छाप लिए ना तो कहिए मत, मतलब हम नेचर में छापे हैं तो इतना लोग बुला ले रहा है, लैंसलेट में हम जिस दिन छापेंगे उस दिन तो कहना नहीं। तो लैंसलेट में छपता था, जो कोविड के टाइम में जो आपको सजेशन आते थे ना, विटामिन सी खाओ या ये खाओ, एंटीवायरल में ये ड्रग लो, ये सारे चीजें उसी प्रकाशन में साइंटिस्ट लोग शोध करके डालते थे, फिर बाकी देश उसको फॉलो करके दवाइयां बनाते थे या फिर आगे लीड लेते थे। तो इसी तरह 1950s में 53 में इस डीएनए का स्ट्रक्चर को वाटसन और क्रिक, ये दोनों उसको छापे, उसी बस एक पेज का पब्लिकेशन, एक ही पेज में स्ट्रक्चर समझाया हुआ, ठीक है, वो हम लाए नहीं, आप लोग काम का नहीं है, तो एक पेज में वो पूरा एक्सप्लेन कर दिए कि कैसा स्ट्रक्चर होता है और कैसा होना चाहिए, बस उसी एक पेज पे उनको नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए मिड मार्च तक इन लोग जो हैं डेटा देखिए, रोजालिंड फ्रैंकलिन, देखे रोजालिंड फ्रैंकलिन, वही जिनके लैब से वो जो फोटो ली थी, क्रिक जो है पार कर दिया था, वही रोजालिंड फ्रैंकलिन। और उसके बाद उनको, क्योंकि नोबेल प्राइज मरने उपरांत नहीं दिया जाता है, इसीलिए उनका नाम कहीं नहीं लिखा जाता है अब, लेकिन लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इनको 25-26 साल में ही कैंसर हो गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए नेचर पेपर में छपा था, नेचर पब्लिकेशन में छपा 25 को, इतना डीप नहीं जाना है, बस इतना जान लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया 1953 में, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, कैसा दिखता होगा, ये बताने वाले, ये समझाने वाले वाटसन और क्रिक बने। और 9 साल बाद उनको मॉरिस विल्किंस, जो रोजालिंड के ही लैबमेट थे, ठीक है, और वाटसन और क्रिक, इन तीनों को मिला के प्राइज दिया गया 1962 में। इसको कहीं लिख लीजिए, मॉरिस विल्किंस का नाम तो उड़ा देते होंगे आप लोग, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन अभी जिंदा है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी उनको रखा गया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर से लड़ाई हो गया था उनका, तो छोड़ दिए, मेडल भी लौटा दिए थे। एनीवेज नोट कर लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, डीएनए की खोज सन 1869 से ही शुरू हो गई थी। डीएनए की खोज सन 1869 से ही शुरू हो गई थी। फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक
देखिए स्पेलिंग, फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको न्यूक्लिन की संज्ञा दी, न्यूक्लिन की संज्ञा दी, न्यूक्लिन की संज्ञा दी। The discovery of DNA started back in the year 1869. The discovery of DNA started back in the year 1869 when a Swiss scientist Friedrich Miescher identified it as nuclein, nuclein. Later, Erwin Chargaff बाद में अरविंद चारगाफ, अरविंद मत लिख देना भाई, अरविंद चारगाफ। Later, Erwin Chargaff explained the DNA base pairing. बाद में अरविंद चारगाफ ने डीएनए के बेस पेयरिंग सिद्धांत को समझाया। बाद में अरविंद चारगाफ ने डीएनए के बेस पेयरिंग सिद्धांत को समझाया या फिर डीएनए के बेस पेयरिंग को साझा किया। ठीक है, अब लिखिए, in the year 1953, Watson and Crick, James W. Watson, James Watson and Crick explained the structure of DNA. By using Rosalind Franklin's X-ray crystallography pictures. X-ray crystallographic pictures. X-ray crystallographic पिक्चर्स। ठीक है, सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना को सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना को समझाया गया। उन्होंने रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इस काम को सफल बनाया। फिर लिखिए,
इन द ईयर 1962, यही सेम लाइन लिख दीजिए। इन द ईयर 1962 वॉटसन एंड क्रिक along with मॉरिस विल्किंस were awarded the Nobel Prize। 1962 में इस काम के लिए 1962 में इस काम के लिए वॉटसन, क्रिक एवं मॉरिस विल्किंस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1962 में वॉटसन, क्रिक एवं मॉरिस विल्किंस को इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोई बच्चा डस्टर देगा क्या? डस्ट नहीं, डस्टर नहीं है। है क्या उधर? अच्छा, अरे हरीश, इतना टाइम है अभी? अच्छा ठीक है। ऐसे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको देखें, है ना। स्टार्टिंग में इतना लिख देंगे आप, मान लीजिए बोल देगा डीएनए की संरचना को समझाइए, तो ये सब कहानी लिख दीजिएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से। ओके, चलिए अब डीएनए की संरचना को पहले समझ लेते हैं, समझने के बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है। माइक्रोस्कोप में देखिए काला काला ऐसे ऐसे धब्बा टाइप का, और ऐसा दिखेगा, मात्र ऐसा। ऐसा दिखेगा, ये लाइन भी नहीं दिखेगा, बस ऐसे दिखेगा। डीएनए आप घर में भी निकाल सकते हैं विम बार का इस्तेमाल करके। विम बार लिक्विड वाला होता है ना, सब जुगाड़ वाला लोग से पूछिए, है ना। तो हम लोग छोटा बच्चा को सबसे पहले डीएनए निकालना सिखाते हैं। तो क्या, या पौधा का निकालिए या फिर अपने ये गाल के अंदर वाले भाग से टूथपिक में ऐसे करके थोड़ा सा रगड़िए, नहीं खोद दिए पूरा, है ना। आराम से ऐसे रगड़ेंगे और वही ग्लास स्लाइड पे रखिएगा, तो थोड़ा सा पानी मिला के उसमें विम बार डालिएगा, और उसके बाद जो इंजेक्शन वाला स्पिरिट आता है ना, उसको डालिएगा, हिला के छोड़ दीजिएगा, एकदम रेसा रेसा अलग हो जाएगा और वो डीएनए होता है। सेम आप केला के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आराम से मेल्ट हो जाएगा। एक प्लास्टिक बैग में केला को डाल दीजिए, उसमें विम बार डाल दीजिए, पूरा उसको मिला दीजिए। पहले तो उसमें आइसोप्रोपेनॉल ये सब डाल के, मतलब वही स्पिरिट डाल दीजिए जो इंजेक्शन का होता है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, और उसको जब आप वापस निकाल के देखिए, एकदम जितना भी उस केले में डीएनए ना, उसका डीएनए बाहर आ जाएगा। यूट्यूब पे मेरा है, देख लीजिएगा, हमारे एनजीओ का। बच्चा लोगों, 7th क्लास का बच्चा लोगों बताते हैं। अब जाके सब मत करिएगा, जेपीएससी का एग्जाम है, ठीक है ना। बस जान जाइए, ऐसा आप कर सकते हैं, संभावना है। और बहुत सारा वीडियो, मात्र 2-3 केमिकल से आप देख सकते हैं डीएनए। और कैसा दिखेगा, तो आपको रेसा रेसा लगेगा, बोलेगा धात बुढ़वा की, तो लग रहा है केला का छिलका का रेसा है। तो रेसा नहीं है वो, डीएनए है वो, ठीक है। अब डीएनए में थोड़ी ऐसे लाइन खिंचा हुआ रहेगा। तो कृत्रिम रूप से जब इसका स्ट्रक्चर समझाया गया, तो बोला गया इसकी संरचना ऐसी होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको समझते हैं आखिर ये ऐसा क्यों। देखिए, ये बॉन्ड को हम लोग इसी तरीके से दर्शाते हैं, लेकिन बॉन्ड क्या है, ये देखिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम पास में है, और ये कहीं भी जाइए यही सटे हुए रहते हैं, मैग्नेट जैसा, चिपकते नहीं है, कोई मॉलिक्यूल चिपकता नहीं है, ठीक है। इसी हिसाब से मतलब कि इसी हिसाब से कहा जाता है कि आप कोई भी चीज को टच नहीं करते हैं, टच कर ही नहीं सकते, एक छोटा सा गैप होगा ही होगा
आपको लग रहा है कि अब टच कर रहे हैं, लेकिन टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साइंस का कॉन्सेप्ट। तो दो मॉलिक्यूल, दो अणु आपस में इतने करीब रहते हैं लेकिन चिपकते नहीं हैं, तो ये बॉन्ड को हम लोग एक रेखा की रूप से दिखाते हैं। ठीक है, पहले क्रॉस मेथड यूज किया जाता था ऐसे करके कि ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बाद में बोला गया नहीं चलो बूंद से दिखाते हैं ऐसे, डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, बाद में बोला गया कि नहीं ऐसे दिखाओ ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर दर्शाने के लिए बताया गया, लेकिन वास्तविक में ये जो भी संरचना है वो आपस में बहुत करीब करीब जुड़ी हुई है, इसीलिए ऐसा दिखता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और सब डायग्राम में समझ में आ रहा है? संजय ठीक हो ना? समझ में आ रहा है? पार नहीं ना हो रहा है? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, और स्ट्रक्चर देखने के लिए बहुत क्रिस्टलोग्राफी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। भारत में ही 4-5 संस्थानों में है। हम लकी थे कि एक ऐसे संस्थान में गए जहाँ पे था, बस देखने के लिए मिला था, यूज करने नहीं मिला था। जेएनयू में ऐसे कांच के अंदर रखा हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूर से देखो। बोले उसको कैसे यूज करते बताओ। देखने भी दो यार, कैसे यूज करेंगे? करोड़ों रुपए का मशीन है, तुमको देखने दे दिया जाए? भागो तुम लोग। 300 बच्चा को भगा दिया गया। द सुपर 30, इंडिया से उस साल का बेस्ट 30 स्टूडेंट्स। ठीक, गलती से हम भी वहां पहुंच गए थे, छूने भी नहीं दिया। और जब जर्मनी पहुंचे तो वहां पे पहला ही दिन में बॉस जो है चाबी पकड़ा दिया, रूम खोलो। रूम खोले, हमको पता ही नहीं चला, बोका आदमी। पता है थोड़ा देर में चमका में, सर इज दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? नोबडी नोज दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। गुड, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे बोला कि हमने सर हाउ टू यूज इट, तो बोले कि आई नो यू आर इंडियन, यू विल फिगर आउट, बोल के चला गया। अब तूड़ ताड़ दो तो वो भी डर नहीं। यहाँ पे सुपरवाइजर थोड़ा सा कुछ ले लो तो चिल्लाने लगता है। नहीं, क्या जान रहे हैं ना आप? तो हरीश ना, हाँ, दो हरीश है। तो देखिए, तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस तरीके का मॉडल का इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि इसको समझिए, बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आखिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और ये बॉन्ड किनके बीच में है। तो सिंबॉलिक रूप से डीएनए की संरचना को समझाया गया है। समझ रहे हैं ना? सिंबॉलिक रूप से। दिखने में तो ऐसा है, दिखेगा रेसा जैसा, लेकिन इसके अंदर जो संरचना है वो आपको इमेजिन करना होगा। ठीक है, तैयार है इमेजिनेशन के लिए? देखने कितना इमेजिनेशन पावर है आपका, है ना? चलिए, ये देखिए, पहले समझिए हमारा डीएनए कहाँ स्थित है। आपको हम बताएं, अगर यहां से आप ऐसे भी करेंगे तो 4-5 हजार कोशिका हाथ में आ जाएगा। उस हर एक 4-5 हजार कोशिका जो आपका है उसके बीच में केंद्रक होगा। तो बैक्टीरिया का भी केंद्रक होगा, है ना? तो बैक्टीरिया के केंद्रक में क्या मिलेगा? हाँ, आरएनए। अच्छा, बैक्टीरिया में केंद्रक होता है जी। तो फिर हो गया पढ़ाई, समझ गए हम। बैक्टीरिया में, जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? संजय फंस गया, मुंडी हिला दिया पहले। क्या बोलते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है? ऐसे कोशिकाओं को क्या कोशिका बोलते हैं? चलो, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत तेज बच्चे, आज मेरा मनोबल बहुत बड़ा है। ठीक है, अब कोई पूछेगा ना, उन लोगों को समझ में आता है? आपसे ज्यादा तेज आपको खड़े खड़े भेज देगा टीआरआई का स्टूडेंट सब, है ना? गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। और जो जिसमें केंद्रक है, नहीं, ये बात वास्तविकता है, हम आपको बता रहे हैं। बाहर के लोगों को लगता है ना, बहुत खराब बात भी है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि लोग नहीं बोलते हैं। जब हम कोर्ट जाते हैं ना, कहाँ जा रही है मैडम इतना हड़बड़ा में, 12 बजे कोर्ट बंद होता है, 10 बजे निकल लेती हैं, आप लोग का बढ़िया है, लड़की है तो कमेंट करना ही है ना? तो तुमसे ज्यादा देर तुम यहाँ चना खा रहे हो, हम तुमसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम उसको क्यों बोलेंगे, है ना? दिल पे चोट लग जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन कमेंटबाजी में, टीआरआई में पढ़ता भी है सब कुछ, आता भी है। पहला दिन का एक्सपीरियंस बता देते, जीव 2 तरह के होते हैं,
सजीव और निर्जीव, बस वही। उन लोग बोका लोग को कुछ समझ में आता होगा? पहला तो तुम लोग को बोका बोला, बहुत गुस्सा आया हमको, ठीक है? तो तुम लोग प्रूफ कर दो, यहां से बहुत स्टूडेंट निकलना चाहिए। अच्छा है, अच्छी बात है, लोगों को समझने दो कि हम लोग कुछ नहीं है, वी आर नोबडी, वी आर नथिंग। उन लोगों को समझने दो, दुनिया को क्रिटिसाइज करने दो, और 2-4 लोगों से क्रिटिसाइज नहीं होना है, ठीक है? एड़ा बन के पेड़ा खाना है, ठीक है? हाँ भाई, हम लोग मंदबुद्धि है, हम लोग आदिवासी दलित लोग सब बेवकूफी होते हैं, कुछ नहीं आता हम लोग को। चुपचाप अंबेडकर, ठीक है? एकदम साइलेंट। चलिए अब बात करते हैं ये कोशिकाओं के बारे में। कोशिका का जो केंद्रक है, देख रहे हो इतना छोटा केंद्रक, केंद्रक के अंदर ये रहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए को पैक करके रखा हुआ है। देखिए क्रोमोसोम को अगर खींचोगे तो देख रहे हो ये रस्सी टाइप का हो रहा है। ये रस्सी को देखते जाओ, इसमें छोटा छोटा गोला है, वो प्रोटीन है, उसके ऊपर डीएनए को लपेटा गया है। ऐसे देखा जाए तो ये देखो, ये रहा डीएनए, और इसको मोड़ के रखने, क्योंकि एक बहुत बड़ा डीएनए है और डीएनए के अंदर आपके पूरे खानदान का इंफॉर्मेशन है कि आप कैसे होंगे, आपकी आंखें नीली होंगी, पीली होंगी, काली होंगी, बाल कैसे होंगे, हाइट कितनी होगी, कितने बुद्धिमान होंगे, सबकी जानकारी इसी के अंदर है। सबका जानकारी इसी के अंदर है। इसलिए देखते हो, चोरी करके या मर्डर करके चला जाता है, उसका डीएनए निकाल के पुलिस बता देता है, ये देखो यही है चोर, यही है मर्डरर। बताए थे ना एक सीनियर में ना, चश्मा में से, कातिल का चश्मा में जहां जहां टच हो रहा है, मतलब स्किन झड़ता है ना, अभी हम ऐसे भी किए होंगे ना तो 1000 सेल्स कोशिका आ गई होगी, क्योंकि मरते रहती है ना, 24 घंटा में कोशिका ऊपर की झड़ते रहती है। तो उस चश्मा में से डीएनए निकाल के बता दिए थे, ठीक है? उसके लिए उनको पीठ थपथपाना था, लेकिन क्या हो गया? जेल भेज दिया, ठीक है? बड़ा दिक्कत है फॉरेंसिक साइंटिस्ट लोग के साथ भी। एनीवेज, ये जो डीएनए है इसको इस तरीके से मोड़ के एकदम पैक करके और इसको यहाँ कोशिका के अंदर डाल दिया गया, ठीक है? हम लोग देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये भी हम समझाएंगे क्या है। यही है क्रोमोसोम, जो आप बोलते हैं क्रोमोसोम क्या है। 23 जोड़ा जो है, जो एक सेट है, 23 पीस आपको मम्मी से मिला, 23 पीस पापा से। इसीलिए बोलता है ना, अरे इसका नाक तो मम्मी से मिलता है, आंख तो पापा से मिलता है, ठीक है? और कोई कोई तो होता है इसका तो किसी से नहीं मिलता है, तो अडॉप्टेड है ना? तो होता है ना ऐसा। तो ये कैसा निकल गया, हम लोग के खानदान में कोई ऐसा नहीं था। तो वो बोलिए कि क्या हुआ है, मम्मी और पापा वाला मिक्स हो गया है, इसीलिए खानदान में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है? वो भी होता है, वो भी समझाएंगे, वो आपको पढ़ना है माइटोसिस मियोसिस में, अनफॉर्चुनेटली चाहे फॉर्चुनेटली। ये आप समझ रहे हैं कि आपकी कोशिकाओं के, पहले अपने आपको इज्जत देना सीखे। बोले तुम क्या बात करोगे बे, जो नहीं दिखता है हम उसको बता रहे हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर देखे हो कैसा होता है, ये बता रहे हो तुम, ठीक है? ये डीएनए पैकेजिंग हो रहा है। तो ये डीएनए, ये जो इसे है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, चलो आगे देखते हैं। तो ये छोटा सा बना सकते हैं आप लोग, इतना भयानक नहीं बनाना है, सिंपल डायग्राम। ऐसे करिए, लिखिए कोशिका, इधर लिखिए केंद्रक, और इसके अंदर ऐसे करके ऐसे बनाइए, और इसको और फिर इसको बहुत छोटा बना दिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ बोल दीजिए केंद्रक है, ये मतलब न्यूक्लियस है। ये क्या है? कोशिका है। इसको कह दीजिए, क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रोमोसोम को क्रोमोसोम बोलते हैं, अच्छा ठीक। हाँ, गुणसूत्र, हाँ सही, गुणसूत्र लिख लीजिएगा, और इसको लिख दीजिए डीएनए, ठीक है? इतना ही छोटा डायग्राम बनाना है, लिखा हुआ होना चाहिए। फोटो बना दिए, उसको बताए नहीं कि ये क्या स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन और ये इतना जानिए, डीएनए को लपेट के रखने के लिए हिस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नामक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं प्रोटीन कितना मदद करता है। प्रोटीन का एक और फंक्शन लिख सकते हैं ना, अगर प्रोटीन पूछ दिया तो, कि डीएनए को बांध के रखने में, पैकेज करके रखने में मदद करता है।
कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन एग्जाम्पल है ना। बोलता ना प्रोटीन का फंक्शन बताइए, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं? देख रहे हैं कितना फंक्शन है सब चीज का। हो गया, बड़े आगे, बड़े जी जल्दी बनाइए जल्दी। बड़े चलिए बेटे, आप बना लिए? क्या नाम है आपका पीछे? हाँ, क्या नाम है आपसे कुछ होम? हाँ, मनोरमा। हाँ, मनोरमा बना। ठीक है, होमवर्क दिए थे कुछ, हमको याद आ रहा है, आके चेक कराना। तो अभी मनोरमा पूरा सदमा में रहती है, क्या पढ़ रहे हैं नहीं। चलो, अब देखिए फिर से उसी चीज को, ये देखिए क्रोमोसोम। अब इसमें भी एक फेर है, जब हम लोग सेल डिवीजन समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ओके, हाँ, तो देखिए ये ऐसे खुला, ये देख रही है ऑरेंज ऑरेंज, यही है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें डीएनए को लपेट के रखा जाता है। नहीं तो डीएनए इतना खुला हुआ रहेगा तो पूरा जो केंद्रक है पूरा भर जाएगा, उसमें दिक्कत होगा। सेम उसी तरह समझिए ऊन का गोला, उसको खोल दीजिएगा 2 डब्बा भी तो पूरा रूम कचकच हो जाएगा। तो कैसे रखते हैं हम लोग? एक डब्बा में वो भी 6-6 गोला रख लेते हैं। उसी तरह केंद्रक में हिस्टोन की मदद से डीएनए को लपेट छपेट के सजा के रखा जा पाता है ना। ठीक है, और सोचिए जब आपकी कोशिका विभाजन करती है, एक भी डीएनए का टुकड़ा मिस हुआ तो आपको रोग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जानते हो गर्भवती महिला इतना, उसका सास उसका इतना ख्याल रखेगी ना, जब वो गर्भवती होगी, जैसे ही उसको पोता मिल गया लात मार देगी बहू का, है ना। होता है कि नहीं होता है? आसपास देखिए तो, हाँ, अरे बहू पेट से है, उसके बाद तो देखो घर में पूरा नया नया फल और क्या क्या आता है। ठीक है, खैर एनीवेज, अब देखते हैं ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसको यहां समझते हैं। वो जो आप रेखा देख रहे हैं, सिंगल सिंगल रेखा, वो इस तरीके से है। अब ये दोनों के एंड पे, ये दोनों के साइड में कैसा है? तो भैया ऐसा स्ट्रक्चर है, इधर है और दोनों के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? अब इस बॉन्ड को समझिएगा, हम जानते हैं बहुत घुसेगा नहीं दिमाग में, लेकिन डीएनए स्ट्रक्चर बोला है तो आपको ये बोल रहा है, वो एग्जाम जो है इसको डीप में पढ़ने बोल रहा है, बेसिक, है ना। तो पहले समझते हैं आखिर ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा बना कैसे। ठीक है, इसके लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। डीएनए की इकाई क्या होती है? मतलब डीएनए की ये हो गई एक इकाई, ये दूसरी इकाई, दोनों में बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, ऐसा होता है। तो हम इस एक इकाई को समझते हैं, जो लास्ट क्लास में भी हम लोग जाने थे। डीएनए की इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। लिखिए डीएनए की इकाई को, लिखिए ऊपर लिखिए डीएनए की संरचना। डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाइएगा, बता रहे हैं कौन सा। The structural unit of DNA is called nucleotide. ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं। देखिए ऐसा रहता है कुछ, आप लोग को भयानक स्ट्रक्चर बनाने से हम बचा रहे हैं। आप सिंपल ऐसा भी बना देंगे ना, ऐसा तो भी चलेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड बोल के ये 3 चीज, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण इन 3 चीजों से होता है। लिखिए फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को बनाइए फटाक से। हम लोग पूरा स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, देख लीजिएगा, आप ऐसा ही बनाएंगे। आपको जेपीएससी का आंसर लिखना है, कोई नोबेल लॉरिएट के लिए नहीं लिखना है। यहाँ तक कि हम लोग यूजी का स्टूडेंट को बोलते हैं ऐसे ही बना दो यार, नंबर दे देंगे, है ना।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आएगा तो और लिख दीजिएगा तो मिठाई खिलाइएगा, ठीक है। बन गया, आगे बढ़ू। ऐसे ही बनाइएगा, एकदम ऐसे ही बनाइएगा। और इसको जोड़ा लगाना है ना, तो देखिए अभी ऐसा बना दीजिए वहीं नीचे में, रुकिए बताएंगे, इसमें वापस आके बताएंगे। बना लिए, अब समझाएं। चलिए, इसके पास 3 तत्व हैं, क्या क्या? फॉस्फेट है, शुगर है। शुगर क्या? कार्बोहाइड्रेट ही शुगर होता है, पता है ना, गंगाधरी शक्तिमान है। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजिनस बेस, अभी नाइट्रोजिनस बेस है, इसी के कारण इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा है। डीएनए का फुल फॉर्म जान रहे हैं क्या होता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नाम में ही स्ट्रक्चर छुपा है, वो कैसा दिखता है उसी के हिसाब से। तो देखिए इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस के लिए न्यूक्लिक एसिड यूज किया गया वर्ड, और शुगर के लिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, मतलब 5 कार्बन का पेंटोज स्ट्रक्चर है। मतलब देख रहे हैं ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटोज शुगर हो गया। तो डीऑक्सी है और राइबोज है, मतलब पेंटोज शुगर। पेंटोज का एग्जांपल हो गया राइबोज, पेंटोज मतलब 5। तो कैसा शुगर है इसमें? राइबो शुगर है, और डीऑक्सी बोला है। डीऑक्सी मतलब बताएंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, लेकिन कहाँ दिखाएंगे स्ट्रक्चर में। ये समझ लीजिए, ये जो ये सब कार्बन है ना, यहां वाले कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म बताइए तो क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होगा और शुगर कैसा होगा? राइबो शुगर होगा, लेकिन डीऑक्सी नहीं होगा, यहाँ पे उसका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यही अंतर है दोनों में, ठीक है। और भी कुछ अंतर है वो भी बताएंगे, ठीक। ये समझ गए हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इतना डिटेल बनाना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। यही फोटो बनाइएगा एग्जाम में। देखिए वो जो फॉस्फेट देखिए, इसको दूसरी तरीके से दिखाया गया। शुगर देखिए, अच्छा 3rd कार्बन पे, अरे 2nd कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं, हाँ ठीक है। ये देखिए शुगर, फॉस्फेट ऐसा दिखता है, फॉस्फेट, उसके चारों तरफ ऑक्सीजन होता है, ये ऐसे जुड़ता है। देखिए 5वां से शुगर का, ये 1 2 3 4, और ये 5th कार्बन जो है ये फॉस्फेट से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको 5th बोलते हैं, 5 प्राइम। ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए को जानते हैं कैसे बनाया जाता है? आप देख लीजिएगा कोई भी फोटो में, ऐसा आप बना दिए तो बहुत अच्छा। तो 5 प्राइम, तो ये वाला जहां भी जा रहा है, और उसके एंड वाला जो है वो 3 प्राइम। तो मतलब जरूर यहाँ 5 प्राइम जो है, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट लास्ट वाले में नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए 5वां वाला जो है वो खुला रह जाता है, इसीलिए 5 प्राइम बोलते हैं। और उसका अंतिम वाला में 3 प्राइम रहता है। 3 प्राइम क्यों रहता है उतना नहीं जानना है। देखिए जो 3 प्राइम है ना, यहाँ का ऑक्सीजन और नीचे वाले से जुड़ता नहीं है, हम बताएंगे क्या होता है इसका मतलब। तो और यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम, ये जरूरी है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगा। समझ गए 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों बोलते हैं? समझ में आया है? चलिए बताएंगे फिर से। ये देखिए फिर से दूसरे तरीके से आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका शुगर, ठीक है, ये हो गया आपका फॉस्फेट, ये हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। अब नाइट्रोजिनस बेस जो है, देखिए देख रहे हैं ना, अब 3-4 तरीके से आपको यही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम दिखाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस समझ में आया है, शुगर समझ में आया है, फॉस्फेट समझ में आया है, डीएनए की इकाई समझ में आ गई है? आ गई है, ठीक है। ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाना है आपको, हम काम आसान कर दिए, खाली ये बना दीजिएगा, ये सब बनाने से बच जाइएगा। एक बार ये देखिए, अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये वाला नाइट्रोजिनस बेस कितने टाइप का होता है, यहाँ पे बदलते रहता है। तो देखिए 5 तरह का होता है, दिख रहा है? इस सब में कुछ अंतर नजर आ रहा है?
कोई समानता, कुछ अंतर? हाँ बोलिए ना, आम भाषा में बोलिए, कुछ अंतर नजर आ रहा है इस सब में? हाँ स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में अंतर आ रहा है? हाँ एक क्या है, रिंग है ना, ये डबल रिंग है और यहाँ पे सिंगल रिंग है। तो हम लोग क्या किए, सिंगल वाला को एक साथ रख दिए और डबल वाला को एक साथ रख दिए। तो ये जो डबल वाला है उसका क्या क्या नाम है, एडेनिन और गुआनिन। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, अब पहला लिखे आप, जब लिखे कि डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड लिखे ना, फिर आप वो स्ट्रक्चर बनाए। अब हेडिंग दीजिए नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। लिखिए डीएनए एवं आरएनए में, डीएनए एवं आरएनए में कुल मिला के 5 तरह के नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। डीएनए एवं आरएनए में कुल मिला के 5 तरह के नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। फिर नाइट्रोजिनस बेस लिख के ऐसे लिखे, देखिए इन द डीएनए एंड आरएनए नाइट्रोजिनस बेसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। और ऐसे करके बनाइए फ्लो चार्ट, हमेशा फ्लो चार्ट में एक को लिखिए प्यूरिन, प्यूरिन बोलते हैं, ये पढ़ना है जी, डीप नहीं पढ़ा रहे हैं। पायरिमिडीन, ठीक है, समझ गए? नाइट्रोजनस बेस 2 तरह का, प्यूरिन, पायरिमिडीन। लिख लीजिए, प्यूरिन के अंदर लिखिए क्या क्या, एडेनिन और गुआनिन। सैलजा जो एटीजीसी बोल रही थी वही है। एडेनिन के बगल में ब्रैकेट में लिखिए ए। भाई तुम लोग का इंक विंक नहीं चलता है बच्चों, थोड़ा सा इसको देख के रखा करो, है ना, आप ही लोग को तकलीफ होगी ना फिर। ठीक है, गुआनिन, हाँ देखिए प्यूरिन, पायरिमिडीन। अब पायरिमिडीन में लिखिएगा क्या, थाइमीन। 3 होता है इसमें, साइटोसिन, इसको टी लिखिए और इसको सी लिखिए और इसको यूरासिल, यू लिखिए, ठीक है। हाँ ये पायरिमिडीन, DINE, इसको लिखिए डीएनए, डीएनए में मिलता है। और ये दोनों एक साथ कहाँ मिलता है, आरएनए में मिलता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, नाइट्रोजनस बेस में अगर अंतर देखिए तो डीएनए में सिर्फ कौन कौन सा मिलेगा, लिखिए। अच्छा पहले लिख लीजिए उसको, फिर लिखवाते हैं, लिखवाएं, इसको लिख लीजिए पहले, स्ट्रक्चर मत बनाने लगिएगा, हम शॉर्ट में बताएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ लिखिए, डीएनए में दोनों प्यूरिन, डीएनए में दोनों प्यूरिन एडेनिन एवं गुआनिन, ब्रैकेट में डीएनए में दोनों प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन, ब्रैकेट में, एवं थाइमीन और साइटोसिन पायरिमिडीन मिलते हैं, मतलब थाइमीन और साइटोसिन मिलते हैं। लिख दीजिए ना, डीएनए में क्या क्या मिलता है, ऐसे डीएनए लिखिए, डीएनए में क्या क्या मिलता है, तो ए, टी, सी और जी मिलता है, ठीक है।
आरएनए में क्या मिलता है, लिखिए ए सी जी, टी के जगह में यू लग जाता है, यूरासिल हो जाता है, समझ गया ना। अब देखिए चारगाफ साहब कितना बड़ा चीज बताए थे, इन लोग का पेयरिंग के बारे में बताए थे। इन लोग दोनों एक समान है, इन लोग आपस में कभी पेयरिंग नहीं करेगा। एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ ही पेयरिंग बनाएगा और एक पायरिमिडीन प्यूरिन के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। उसमें से भी कंफर्म है कौन किसके साथ बनाएगा, समझ गए। ATCG लिखिए, बेस पेयरिंग लिखिए, उसमें लिख लिए ना। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, अथवा आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन पाए जाते हैं। थाइमिन की जगह यूरासिल मिलता है, ठीक है। तो आरएनए में थाइमिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझे। मदन समझ में आ रहा है। देखो मदन फिर से देखो, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में मिलता है, ठीक है। आरएनए में क्या मिलेगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन नहीं मिलेगा। थाइमिन की जगह यूरासिल हो जाता है। अब दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सब कुछ सेम है, खाली ये जो मिथाइल ग्रुप है ना वो हट जाता है। ये जो ग्रुप है ना मिथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ये हट गया तो यूरासिल बन जाता है, यही थाइमिन यूरासिल बन जाता है, ये हट जाता है, ठीक है ना, समझ गए। ये सब चीज हमारे लीवर में बनती है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है लीवर में बनती है, जो आप प्रोटीन खाते हैं उसी को तोड़ने के बाद बॉडी बनाती है। न्यूक्लियोटाइड अलग से नहीं खा सकते हम लोग, आजकल तो लोग वो भी बेचने लगे हैं, मत खाइएगा ये सब। आपका शरीर में अपने आप बनता है, लीवर को स्वस्थ रखिए, समझ गए ना, ठर्रा उर्रा मत पीजिएगा, समझ गए। हड़िया उड़िया थोड़ा संभल के, है ना, मतलब ठीक है। हमारे समाज में तो ऐसा है कि हम लोग सब लोग ग्रहण करते ही हैं, कोई मेहमान आ जाए तो, अब नहीं होता है, पहले होता था गांव में, क्या मुर्गा और हड़िया नहीं दिए तो मतलब अपमान हो गया, है ना, खुश नहीं है। सही बात बोल रहे हैं ना, इतना भी गेस्टिंग ना हो जाए कि आप ही निकल लिए, है ना। तो लीवर डैमेज होता है अल्कोहल से, और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना ये बनेगा ही नहीं, तो आपका डीएनए छोटा होते जाएगा। तो आप फिर मान लीजिए गृहस्थ जीवन में गए, सोचे नया जनरेशन लाएंगे, तो उस बच्चे को कुछ ना कुछ रोग होता है, और सबसे पहले वैसा बच्चा का ब्रेन मंदबुद्धि होता है, ठीक है, तो मंद बुद्धि होता है। अनफॉर्चुनेटली हम भी ये बताते हैं, मेरे मामा जी बहुत पीते थे, इतना पीते थे अभी ऊपर चल गए, उनका दोनों लड़का को ब्रेन ट्यूमर है बचपन से ही, ठीक है। तो दिस हैपेंस, वो अल्कोहलिक ड्रिवन ब्रेन ट्यूमर होता है। उन लोग भी ज्यादा दिन नहीं है, हम भी जानते हैं बात, दोनों ही, और नेशनल रैंकर है दोनों, तो क्या कर सकते हो। तो ये चीज हो जाता है, आप अपना ही नहीं अपने आने वाली पीढ़ी का भी माथा खराब कर दिए। बोलते हैं ना, पापा का क्या बोलते हैं, पापा का पाप का फल क्या बच्चा झेलता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। दिस हैपेंस, इट हैज बीन प्रूवन, बहुत सारी स्टडीज की जा रही है, अल्कोहल से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए हो गया, समझ गए हैं, मदन समझ में आया है। एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन, साइटोसिन किस में मिलेगा, डीएनए में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल आरएनए में, ठीक है। स्ट्रक्चर याद रखिएगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ये कॉन्सेप्ट याद आएगा, ठीक है। हो गया। अब देखिए इनका जोड़ा कैसे बनता है, लिखिए बेस पेयरिंग। चारगाफ के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द चारगाफ रूल, वही चारगाफ जो पहले बताए थे कि कैसे होता है ना, चारगाफ के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, फॉलोइंग इज द पेयरिंग बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। निम्नलिखित तरह के संधि
बॉन्ड होती है नाइट्रोजनस बेस के अंतर्गत। क्या क्या? चारगाफ के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित तरह की बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजनस बेस के अंदर। क्या लिखिएगा? ए जो है हमेशा किसके साथ जोड़ा बनाएगा? टी के साथ, और सी हमेशा जी के साथ। ठीक है, ठीक है। ये ए और टी, सी और जी किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की आरएनए? डीएनए, क्योंकि थाइमिन किस में होगा? डीएनए में। और यहीं पे थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? किस में? आरएनए में। तो यहां लिखिए आरएनए के अंदर क्या हो जाएगा? ए जोड़ा बनाएगा यूरासिल में। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, शब्द में लिख दीजिएगा। अब बताइए 32 नंबर का आंसर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी? बस ये सब एक्सप्लेन कर दिए कि पहले बता दिए कि डिस्कवरी बता दिए, फिर उसके बाद बोले कि डीएनए की इकाई, डीएनए की इकाई में फिर आप नाइट्रोजनस बेस को पहले पकड़े, उसको एक्सप्लेन किए, चारगाफ का सिद्धांत बताए, फिर आरएनए और डीएनए के अंतर में क्या आ रहा है नाइट्रोजनस बेस वो बता दिए। अब फिर उसको हम लोग शुगर में चलेंगे, है ना? ये समझ में आ गया है? ये मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद हम कल प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस है ना, वो बताएंगे। पहले तो हम आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस पहुंचने से पहले डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है वो बताएंगे, फिर डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे होता है, और आरएनए से प्रोटीन कैसे होता है। ये सप्ताह मॉलिक्यूलर का है, छोड़िएगा मत। एकदम सिंपल भाषा में बहुत आराम से बताएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। ये कॉन्सेप्ट जान गए ना, इसको भूलिएगा नहीं ना, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, अपने शब्द में लिख लीजिएगा, तो नहीं तो ATCG पता ही नहीं चलेगा ABCD क्या लिखा हुआ है बाद में। अब देखिए कैसे सजाया हुआ है, देखिएगा। है टाइप है, देखिए यहां अलग से लिख भी दिए प्यूरिन पायरिमिडीन्स, स्पेलिंग के लिए दिक्कत ना हो, है ना? समझ गए हैं? वही 2-3 तरह का दे दिए हैं, जो जो आप जैसे समझे आप। अब देखिए क्या कहते, किसके किसके बीच जोड़ा बनता है? एडेनिन और थाइमिन की जगह के साथ। ये कैसा है? इसमें 2 रिंग है, देख रहे हैं ना? एडेनिन बनाना है तो आप ऐसा बनाइएगा, ठीक है ना? ऐसे बॉक्स नुमा बना के ATCG लिख दीजिएगा, चलेगा, है ना? हम बताएंगे कैसे करना है। और C और G देख रहे हैं, ये 2, ये आपका 2 रिंग का है और ये 1 रिंग का है। तो एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ जोड़ा बनाता है, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ जोड़ा बनाता है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना मदन? A और T एक साथ, C और G एक साथ, कहीं भी G और C एक साथ, समझ गए ना? उल्टा पलटा भी करिएगा तो सेम। ठीक है, तो जब A और T के बीच में जोड़ा बनता है तो ये देखिए 2 लाइन है और यहाँ 3 लाइन है। सोचे ऐसा क्यों है? इतना डीप नहीं जाएंगे। ये जो लाइन है ना, ये जो बॉन्डिंग है, ये जानते हो कौन सा बॉन्ड है? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और आप बता रहे हैं जो आप एक्सरे करवाते हैं ना, जो जाते हैं मस्त से एक्सरे कर दो, ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है, डीएनए डिसॉल्व हो जाता है। एक आदमी, चलिए हम बताते हैं, एक सीरियल किलर को किसी को मारना था, ठीक ना? वो एक्सरे रेडियोग्राफी करता था, मतलब एक्सरे लेता था, लेटाया, दन 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 एक्सरे साफ। उस टाइम उसको नहीं पता चला, वो घर गया, रात भर में उसका शरीर ही गल गया, मेल्ट हो गया, शरीर गल गल के डिस्ट्रॉय हो गया। एटम बम जो छोड़ा गया था ना, एटम बम, अणु बम जो बोलते हैं, ये कैसे था? उसमें कुछ था कि कोई केमिकल से मर रहा था? नहीं, उसमें रेडिएशन था। आज भी वो रेडिएशन के तरफ बोलते ना, रेडियो एक्टिव है, वही है रेडियो एक्टिव। हम लोग को भी जब म्यूटेशन करना होता है, म्यूटेशन भी पढ़िएगा, डीएनए में जब कोई बदलाव आ जाए बाहरी चीजों के कारण तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसी में आपको रोग हो जाएगा, ठीक है? तो ध्वस्त हो गया तो दिक्कत। और देखिए हम लोग जो है जब डीएनए को अलग करते हैं ना, तो एक पदार्थ का यूज करते हैं ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। इतना कैंसरस है
कि सिंगापुर में जब हम काम करते तो उसको यूज ही नहीं करने दिया जाता, उसके जगह कोई और तत्व था जिससे आपको कैंसर नहीं होता। जनरली लैब में जो काम करते हैं उनको अंततः कैंसर हो ही जाता है। बहुत घबराते थे, बहुत ध्यान रखते थे, ये नहीं कि ऐसे काम किए फिर ऐसे बाल पूछ लिए, सब सिखाया जाता है। लेकिन मेरे सरप्राइज के अनुसार यहाँ के महान प्रोफेसर लोग, रांची कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रामगढ़ है भगवान, विनोबा भावे, सब जगह इथिडियम ब्रोमाइड, लड़का आके दे रहा है, मैडम लीजिए इथिडियम ब्रोमाइड। हम बोले दूर हटो, तुमको पता है ये क्या है? नहीं मैम। कोई कुछ नहीं पता। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जानिएगा तब ना। इतना कैंसरस है, उसको ऐसे डब्बा में रख के ऐसे लेके जाया जाता है, 5 ग्लव्स पहन के उसको निकाल के गया था, और यहाँ खिलवाड़ करके रखा है सर, ऐसे खोलता है, लेकिन और ज्यादा डाल, पैसा लैब में पैसा आए हो, खोला डाल दिया सब, चाहिए 1 बूंद। और वो क्या करता है इथिडियम ब्रोमाइड, ये आप देख रहे हैं, यहाँ तो भी नाइट्रोजनस बेस पढ़े हैं, ये आपका शुगर है और यहाँ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों के बीच में आके बैठ जाता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको जकड़ देता है, तोड़ देता है। समझे? भयानक चीज है वो सब। ठीक है, बेस स्टैकिंग, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर है ना, इसी को स्टैकिंग बोले। जब बोरा को बोरा के ऊपर चढ़ाते हैं कैसे हम लोग सजा के रखते हैं, उसी को स्टैकिंग बोलते हैं, बेस स्टैकिंग। तो ये देखिए, ये एक जोड़ा के ऊपर एक और जोड़ा है, तो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से जुड़ते जा रहा है, इसी को बोलते हैं बेस स्टैकिंग। ये दोनों के बीच में आके एक केमिकल फंस गया, चाहे एक्सरे आके फंस गया, तो इस तरीके से डैमेज होता है। इसलिए कहा जाता है एक्सरे से जितना बचिए। ये नहीं कि बात बताया एक्सरे कराना है, क्या चीज का? एक्सरे का मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लक है ना। जैसे गोली हम चलाएंगे तो आपका मुंडी पे लगेगा कि पैर पे लगेगा, तो एक्सरे से बचना चाहिए। मतलब समझिए डीएनए अपने आप को रिपेयर भी करता है, ये भी आपको पढ़ना है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, नहीं बताता है, सीधे बोलेगा ये होता है, लिख लो बउआ। ठीक है, एक्सरे से कोशिश करना चाहिए 6-7 महीना कम से कम, खान पान अच्छा रखना चाहिए, एक्सरे के अंदर जाने से बचना चाहिए। ठीक है, सीटी स्कैन सुने हो? सीटी स्कैन में क्या करता है, एक्सरे में तो एक साइड से ना, सीटी स्कैन में मशीन के अंदर डाल देगा, एक तो पूरा ऐसे गोल होगा, है ना, चारों दिशाओं से एक्सरे डाल रहा है तुम पे, तो चारों दिशाओं से। क्या संदीप गए थे? कोई बात नहीं, खाओ पियो ठीक से, है ना, डरो मत, है ना। मेरा भाई हमसे नहीं पढ़ता है, बोलो क्यों? होता है तुम पढ़ती है ना, हमको लगता है मैं शरीर में कुछ हो जाएगा। सीटी स्कैन से भी बचिए, स्पेशली ब्रेन। कोई बात नहीं संदीप, होता है, सब नॉर्मल है। ठीक है, अब वो रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे सब बेवकूफ लोग को बैठा दिया है, ऑन करके घूम रहा है, जितना रेडियोलॉजिस्ट, और क्या रहता है ना, सीख जाता है उसके साथ असिस्टेंट, जो मेन रेडियोलॉजी की पढ़ाई किया है वो नहीं होता है, उसके साथ एक असिस्टेंट होता है, वो बटन दाबने और बंद करने जानता है, उसको क्या ज्ञान। रेडियोलॉजी जो डॉक्टर है वो बोल के चल जाता है ऐसे दबाना, ऐसे करना, और अपने चल जाता है अंदर। और वो बेचारा कर्मचारी गांव से आया हुआ, वो आता है, ए बटन दबा के आओ, हाँ इधर, ऐसे करके ऑन करेगा, घुसा, सो गया। कभी कभी ले एक्सरे तो ऑन ने था, हा 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 हा, वही पे खा रहा है। बताइए, अब बताइए, यही सब ज्ञान की कमी, इसे बहुत मजाक की चीज नहीं है। कोविड में समझ में आ गया ना, मजाक की चीज थी, और वो हम आपको बता रहे हैं वो आर्टिफिशियली बनाया गया था। हम कैमरा में देख के बोल रहे हैं चाइना बनाया था। ठीक है, हमको डर नहीं लगता, सही है सो सही है, सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यही बोल रहा है। एनीवेज चलिए वापस आइए। तो आप जान गए कितना बॉन्ड है ए और टी के बीच में? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी और सी के बीच में 3 है। तो लिख दीजिए, एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नहीं, इसको नहीं बनाना है भाई, इतना डेंजर डायग्राम बनाइएगा। आप बना लेंगे तो बहुत करिश्मा वाला बात है, लेकिन एग्जाम में याद रहेगा। हम लास्ट में आपको सिखाएंगे कैसे बनाना है।